Find the value of lambda for which following system does not possess a unique solution. हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं होना चाहिए. ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा. और लैम्डा की वैल्यू के लिए हमने इसको क्या करना है, फाइंड भी करना है. एक तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद जो इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो भी फाइंड करना होगा. सबसे पहले आपके पास तीन इक्वेशंस हैं. x1 plus 4x2 plus lambda x3 is equal to 2. 2x1 plus x2 minus 2x3 is equal to 11. 3x1 plus 2x2 minus 2x3 is equal to 16. जब सॉल्यूशन को लिखते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं उनको आपने एज इट इज लिखना होता है, जैसे कि हमने लिख दिया है. गिवन सिस्टम इज, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो आपने क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखना होता है x1 x2 x3. यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं. x1 को कोफिशिएंट 1 है, x2 को कोफिशिएंट 4 है और x3 का कोफिशिएंट लैम्डा है. उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 2x1 का कोफिशिएंट है 1 जो है वो x2 का कोफिशिएंट है और -2 x3 का कोफिशिएंट है, हमने लिख दिए. सेकंड इक्वेशन की कोफिशिएंट्स को सेकंड रो में लिखा है. x1 को कोफिशिएंट 3 है, x2 को कोफिशिएंट 2 है और x3 को कोफिशिएंट -2 है. उसके बाद हमने जो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं इनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना होता है. x1 x2 x3 ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉलम में लिखे. मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x1 plus 4x2 plus lambda x3 बन जाएगा. और उसके बाद अगर हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2x1 plus x2 minus 2x3 बन जाएगा. और अगर हम सॉल्व करते हैं इसको 3x1 plus 2x2 minus 2x3 को, तो क्या करेंगे, थर्ड रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज बन जाती है. इक्वल के साइंस के लिए हमने एक इक्वल का साइन लगाना होता है और ये जो वैल्यूज होती हैं ये कॉलम मैट्रिक्स में हमने लिखनी होती हैं. ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मेथड है. और अगर हम इसको जो मैंने अभी बताया है इसको सॉल्व करें तो आपके पास वही इक्वेशन बन जाती है. अब इक्वेशन को अच्छा मैट्रिक्स के जरिए क्यों सॉल्व किया जाता है. समटाइम्स अब जैसे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से दो ही वेरिएबल होते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या इनवर्स मेथड से क्रैमर रूल से आप सॉल्व कर लेते हैं. खैर क्रैमर रूल की या ये जो मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड होता है या जो भी हम चिली पाई मेथड है, ठीक है, या एचलन फॉर्म है, ये इस तरह क्यों सॉल्व करते हैं कि दो इक्वेशन है, चलो उनको सॉल्व करना तो समझ में आ जाता है कि साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. लेकिन जो थ्री इक्वेशन होती हैं उसमें से पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें, फिर दूसरे को करें, फिर जाके वैल्यू आ जाती है. और सम टाइम उनको सॉल्व करना ही हमारे लिए मसला बन जाता है, तो हमें इन मेथड की जरूरत पड़ती है. इससे चीजें आसान हो जाती हैं कि हमें वेरिएबल्स को एलिमिनेट नहीं करना पड़ता. सम टाइम आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वहां पे, या और कुछ फंक्शन आ जाते हैं तो वहां पे इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. तो ये जो मेथड है ये फिर उनके लिए सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं. इफ दी इट इज मतलब ये हमें जो बताया गया था
कि डज नॉट पोजेस ए यूनिक सोल्यूशन, तो डिटरमिनेंट इसका 0 के इक्वल होना चाहिए। सिस्टम अगर ट्रिवियल है सोल्यूशन उसका, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 होगी। अगर सिस्टम नॉन ट्रिवियल है तो या तो उसका सोल्यूशन यूनिक होगा या उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। तो दोनों के लिए डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। कोफिशिएंट्स जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं उनका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो या तो सिस्टम यूनिक उसका सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन उसके होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि उसने कह दिया कि यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इसके होने चाहिए। वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। अब आपने ये जो मैंने आपको सामने हाईलाइटेड अभी चीज की है येलो कलर में, ये लास्ट स्टेप था। जो आपके पास इक्वेशन थी उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, ये वो मैट्रिक्स फॉर्म है। अब इसमें हम इसको ए मैट्रिक्स का नाम देंगे जो x1 x2 x3 है, इसको x मैट्रिक्स का नाम देंगे और इक्वल की साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको हम बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए अगर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट में ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3 पहले कॉलम के अंदर, 4 1 2 दूसरे कॉलम के अंदर, लैम्डा -2 तीसरे कॉलम के अंदर इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिटरमिनेंट 0 की इक्वल है तो 0 की इक्वल ही हमने लिखना है। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट मैंने समझाया था कि जब 1 लिखते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करते हैं। जब 1 लिखेंगे तो 1 को कॉलम और रो आपने छोड़ देना है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते रहे, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमने, और सेंटर में माइनस का साइन होता है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -4, और सेंटर में जो डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का होता है माइनस का सिंबल आता है, इस वजह से +4 हमने लिख दिया है। पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है और दूसरी वैल्यू जो हमने चूज करनी होती है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये 3 क्रॉस 3 जो डिटरमिनेंट होता है उसको सॉल्व करने का मेथड होता है। जब 4 लिखते हैं तो 4 का कॉलम और रो आपने छोड़ देना होता है। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 सेंटर में डिटरमिनेंट का, क्योंकि माइनस का सिंबल होता है 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में, इसलिए +6 हमने लिख दिया है। उसके बाद जब हम लैम्डा लिखते हैं थर्ड वैल्यू, तो उसके बाद प्लस का साइन होता है, उसका रो कॉलम हम छोड़ देते हैं। 2 क्रॉस 2 को डिटरमिनेंट में लिखना चाहिए, तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, लेकिन उसको मैंने हाईलाइट करके आपको डिटेल में समझा दिया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, सेंटर में माइनस का साइन, और ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल था, 0 के इक्वल ही हमने लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। -2 में अगर हम 4 ऐड करते हैं 2 आ जाएगा, और 2 को ब्रैकेट के बाद जो 1 है से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, आपके पास आंसर आ जाता है। -4 में 6 ऐड करते हैं 2 आ जाएगा, और 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, और माइनस का सिंबल भी है, -8 आपके पास आ जाता है। कोशिश ये करेंगे डायरेक्ट चीजें सॉल्व ना करें, इससे मिस्टेक भी हो जाती है, डिटेल में करें। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे भी ये लिखना चाहिए था, जो चीज सही है उसको मानना चाहिए, तो डिटेल में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने डिटेल में समझा दी यहाँ पे। तो 4 में से 3 माइनस होके 1 आ जाएगा, 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आ गया इज इक्वल टू 0। लैम्डा हमने पहले लिख देना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी बाद में भी लिख दें, कोई मसला उसमें भी नहीं है। 2 में से 8 माइनस करते हैं -6, -6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपके पास सामने आ चुकी है।
अब हम यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें पुट कर लेते हैं, या ये जो आपके सिस्टम है इसमें भी पुट कर सकते हैं। लैम्डा की जगह पे आपने 6 लिख दिया था, आपके पास जो पहली इक्वेशन थी x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 बन जाएगा कि लैम्डा x3 था इज इक्वल टू 2। बाकी जो दो इक्वेशन है वो एज इट इज आएंगी, 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11, 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 16। उसके बाद ये देखने के ये तीनों इक्वेशन थी, उसमें मैंने यहाँ पे लैम्डा की जगह पे अगर 6 पुट किया था तो वो इक्वेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और ठीक है हाईलाइटेड में। अब हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देते हैं और उसमें से हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मेथड मैंने चिली पाई मेथड से समझाया था, तो ये रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ये एचेलॉन फॉर्म के अंदर। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है कि डायगोनल में आपका 1 आता है और उसके नीचे जो वैल्यूज होती हैं, जैसे चले डायगोनल मैट्रिक्स, आपको मैं डायगोनल बता देता हूं कि ये डायगोनल है, ये वैल्यूज 1 में होनी चाहिए। जरूरी नहीं हम कोशिश करेंगे 1 बनाएं, लेकिन सम टाइम ये तीनों वैल्यूज 1 नहीं होती, कोई इसमें से 0 भी हो सकती है। डायगोनल में कोशिश हमने करनी है कि 1 बनाएं और उसके नीचे जो आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं इनको हमने 0 बनाना होता है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 6 मैंने इसको हाईलाइट अपने मैंने कर दिया है, और ये इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने इनके कोफिशिएंट्स को लिख देना है 1, 4 और 6, जैसे आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं x1, x2, x3 के। इक्वल के लिए हमने ये रेशियो का सिंबल यहाँ पे यूज किया इज इक्वल टू 2। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है 2, 1, -2 ये लिख दिए, रेशियो का सिंबल इक्वल के लिए, और 11 आ गया। उसके बाद 3, 2, -2 ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल होती है। इसको इक्वेशन को अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना होता है तो ये सिंबल होता है। इक्वल के लिए रेशियो का सिंबल लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 16, तो ये रेशियो का सिंबल यूज हो गया। अब हमने डायगोनल में 1 बनाने हैं, ठीक है, और उसके नीचे 0 बनाने हैं। तो सबसे पहले ये 1 मौजूद है, इसके नीचे हमने 0 बनाने हैं। एक तो मेरा ये टारगेट था कि मैं इस क्वेश्चन में एचेलॉन फॉर्म भी आपको समझा दूं, और दूसरा सिस्टम को सॉल्व करना भी समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि एक्साइज में एचेलॉन फॉर्म के क्वेश्चन मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने एचेलॉन फॉर्म भी समझाना चाहिए। एक तीर से यहाँ पे 2 शिकार, एक मुहावरा में यूज कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से 2 चीजें आपको समझाऊंगा। अब आपने क्या करना है, इसको पिवट वैल्यू भी बोलते हैं, पिवट एलिमेंट। इसके नीचे हमने ये 2 और 3 को 0 करना है, ठीक है। तो ये सामने मैं आपके सामने अभी चीजें हाईलाइट भी कर रहा हूं। R2 -2 R1 लिखा है, क्यों लिखा है इसकी रीजन बताऊंगा, तरीका समझाऊंगा। कि ये आपकी सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, तो मेरा टारगेट है सेकंड रो के एलिमेंट को और थर्ड रो के एलिमेंट को 0 बनाना। तो जिन रोज को 0 बनाना है पहले उन रोज के नंबर लिखने। एक तो रो 2 है, मैंने इसलिए रो 2 लिख दिया। उसके बाद ये रो 3 है, इसके एलिमेंट को 0 बनाना था, ये 3 को, तो मैंने क्योंकि ये रो 3 के अंदर 3 था इसलिए मैंने रो 3 लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे +2 है तो मैंने -2 वैल्यू के साथ 1 के नीचे जो वैल्यू होती है, रो 2 की बात करें, रो 2 के अंदर ये जो वैल्यू +2 है इसका साइन चेंज कर देंगे -2, और ये +3 है इसका साइन चेंज करके -3, क्योंकि रो 3 के अंदर है, रो
रो 3 के लिए ऑपरेशन बनेगा। और जो पिवट एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर है इसलिए R1 यहाँ पे लिखना होता है हमें। ये एचेलन फॉर्म बनाने का ये तरीका है कि 1 के नीचे हमने 0 बनाने हैं तो पहले उन रोज के नंबर लिखते हैं, फिर ये जो वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज करके वो वैल्यूज लिखनी होती हैं, और जो पिवट रो होती है वो हमने रो यहाँ पे लिखनी होती है। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लोग डायरेक्ट यूज कर देते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया, फुल डिटेल में यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट रो के अंदर चेंज नहीं है, 1 4 6 और 2 ये आपने एज इट इज लिख दी है। अब रो 2 के अंदर चेंजिंग आनी है। रो 2 का एलिमेंट फॉर्मूला क्योंकि रो 2 है, देख सकते हैं आर का मतलब रो 2 के अंदर जो वैल्यू 2 हमने एज इट इज लिख दी, सेंटर में -2 आ रहा है, -2 लिख दिया। रो 1 है तो रो 1 की वैल्यू क्या है, 1 यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। रो 2 के अंदर 1 है, -2 आपको नजर आ रहा है, -2 हमने कर दिया, और फिर रो 1 है तो रो 1 के अंदर अब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है, वो हमने 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 और 1 मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो R1 का मतलब है रो 1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके R2 की वैल्यू में से वो माइनस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रो 2 की वैल्यू -2 है, -2 ये हमने एज इट इज लिखा, और रो 1 के अंदर अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो 6 है तो 2 और 1 आपका बन जाएगा 2 इंटू 6। अब ये 11 है रो 2 के अंदर, रो 2 -2 ये -2 नजर आपके आ गया। अब रो 1 है तो रो 1 के अंदर क्या वैल्यू है 2, यहाँ पे हमने 2 और 1 को 2 इंटू 2 लिख दिया है। अब रो 3 रो 1 लिखना है तो रो 3 के अंदर 3 मौजूद है, -3 आपने एज इट इज लिख दिया। अब 3 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो है रो 1 के अंदर वो 1 है। अब हमने रो 3 -3 1 लिखना है, रो 3 के अंदर 2 है, -3 ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपने रो 1 में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को देख लेना है जो कि यहाँ पे आपके सामने 4 है, तो 3 और 1 आपका 3 इंटू 4 लिखा जाएगा। रो 3 -3 रो 1 लिखना है तो रो 3 के अंदर -2 है, -3 आपने एज इट इज लिख दिया, और रो 1 के अंदर अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो 6 है, तो 3 और 1 आपका 3 इंटू 6 बन जाएगा। रो 3 -3 रो 1 लिखना है तो रो 3 के अंदर 16 है, -3, और रो 1 के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 2 है। सबसे मेन चीज यही थी, इसको अगर आपने गौर से समझना, अगर बात समझ में ना आए तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके देख भी सकते हैं। अब हम मुश्किल काम कर चुके हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 4 6 और 2 ये तो फर्स्ट रो हमने एज इट इज लिख दी है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 में से 2 माइनस होके 0 आ गया। 2 4 8 होते हैं, 1 में से 8 माइनस करके -7 आ जाएगा। 2 6 12 होते हैं, -2 और -12 क्या बन जाएंगे, -14 बन जाएंगे। 2 2 4 होते हैं, 11 में से 4 माइनस होके आपके पास 7 आ जाता है। 3 1 3, 3 में से 3 माइनस होके 0 आपके पास आ चुका है। 3 4 12 होते हैं, 2 में से 12 माइनस होके -10 आ जाएगा। 3 6 18 है, ये -18 है क्योंकि माइनस का सिंबल है मौजूद। -18 और -2 क्या बन जाएगा, -20 बन जाएंगे। 3 2 6 होते हैं, 11 में से 16 में से 6 माइनस होके 10 आपके पास आ गया। आपको इसको सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिया। आपने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। 1 पिवट एलिमेंट था, उसके नीचे दोनों वैल्यूज को हमने 0 बना लिया है।
डायगोनल में मैंने 1 बनाना है, तो ये अब यहाँ पे इस वैल्यू को मुझे 1 बनाना होगा। एक तो ये पहले से 1 मौजूद था, अब डायगोनल इस तरह होता है, तो अब डायगोनल में क्योंकि 1 के बाद -7 आ रहा है, तो -7 को मुझे 1 बनाना है। अच्छा, अगर एक काम करूं कि -10 को भी 1 बना लूं तो क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपके सामने रो 2 को -1/7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और -7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 0 को -7 पे डिवाइड किया, 0 -7 को -7 पे डिवाइड किया, रो 2 की वैल्यू को -7 पे डिवाइड करें, रो 2 की वैल्यू -7 है, उसको अगर हम -7 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। रो 2 की वैल्यू -14 है, -14 को अगर हम -7 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। रो 2 की वैल्यू 7 है, उसको -7 पे डिवाइड करते हैं, -1 आपके पास आ जाता है। अब रो 3 की वैल्यू को हमने -10 पे डिवाइड करना है, तो 0 को -10 पे डिवाइड करेंगे 0, -10 को -10 पे डिवाइड करेंगे 1, उसके बाद -20 को -10 पे डिवाइड करेंगे 2, उसके बाद -10 पे जब 10 को -10 पे डिवाइड करेंगे, रो 3 की वैल्यू 10 है, उसको -10 पे डिवाइड करेंगे, -1 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, पहला टारगेट क्या था, 1 के नीचे 0 बनाना, वो आपने बना लिया। फिर डायगोनल में आपने 1 बनाना, तो इस वैल्यू को 1 बनाना था, -7 को, इसलिए हमने -7 पे डिवाइड करके 1 बना लिया। क्वेश्चन को आसान करने के लिए इस पूरी रो को मैंने -10 पे डिवाइड कर दिया था। क्यों -10 पे डिवाइड किया था, ताकि ये जो 1 की नीचे वैल्यू है इसको 0 बनाने में आसानी हो, वरना क्या करना पड़ता, जो हमने यहाँ पे किया था कि रो 3 के साथ जो एलिमेंट 3 था उसका साइन चेंज किया -3, और फिर उसको रो 1 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से माइनस कराया था, तो वो अब यहाँ पे अगर मेरे पास -10 होता तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करके तो फिर रो 2 में से माइनस कराना होता। तो आसान बनाने के लिए -10 पे मैंने डिवाइड कर दिया, ताकि मुझे उस रो को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, डायरेक्ट रो 3 में से रो 2 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आसानी से 0 आ जाएगी। देख लें दोनों वैल्यूज 1 1 है, क्योंकि वैल्यूज बराबर हैं। तो अब मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना है, ये एचलन फॉर्म होती है कि डायगोनल में 1 आ जाए और उसके नीचे 0 आ जाए, तो वो एचलन फॉर्म होती है। तो अब 1 मैंने बना लिया डायगोनल में, अब उसके नीचे 0 बनाना है, तो रो 3 में से मुझे रो 2 माइनस करना पड़ेगी। अब अगर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, 0 में से 0 माइनस करते हैं 0, 1 में से 1 माइनस करते हैं 0, उसके बाद 2 में से 2 को माइनस करते हैं 0, उसके बाद -1 में से -1 करते हैं हम यहाँ पे, चलें लिख लेते हैं, रो 3 का एलिमेंट -1 है, उसमें से हमने माइनस किया रो 2 का एलिमेंट, तो रो 2 का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है कि -1 है, तो -1 + 1 आपके पास क्या आ जाता है, तो ये वैल्यू आपको 0 आ गई। रो 3 माइनस रो 2 आपने कर दी। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था, डायगोनल में हमने कोशिश ये करनी है कि डायगोनल में ये तीनों वैल्यूज 1 आ जाए, और हो सकता है कि उसमें से कोई वैल्यू 0 भी हो जाए, तो ये वैल्यू 0 आ चुकी है। अब इसको 1 आप नहीं बना सकते, जो वैल्यू 0 बन गई है उसको 1 बनाने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि फिर अगर इसको 1 बनाने की कोशिश की तो जिसको 0 बनाया वो कुछ और बन जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से 1 के नीचे 0 बनाने होते हैं, वो आपने बना लिए हैं, तो जो 0 हो गया उसको आपने चेंज नहीं करना। 1 बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता, 0 बन गया तो उसको आपने चेंज करने की कोशिश की, तो जो जिन वैल्यूज को आपने 1 बनाया वो चेंज हो जाएंगी, और जिन वैल्यूज को 0 बनाया वो भी चेंज हो जाएंगी, और एचलन फॉर्म हमारी फिर वहां से उसमें गड़बड़ आ जाएगी। अब आपके पास ये जो फॉर्म आई थी उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। इक्वेशन की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर, कि पहले हमने इन इक्वेशंस को
ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा था। अब ऑगमेंटेड फॉर्म को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आपका जो पहली रो है x1 है, पहला जो वेरिएबल है x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ठीक है, ये आपका जो पहला कॉलम है ये x1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर x1, 4x2 ये x2 है, और थर्ड वैल्यू x3 है 6x3 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद ये x1 का कोफिशिएंट तो 0 हो चुका है, x2 का कोफिशिएंट 1 है और x3 का कोफिशिएंट 2 है इज इक्वल टू -1। और ये पूरा जो रो है ये 0 के इक्वल आ जाता है। अगर ये पूरी रो 0 के इक्वल आ जाती है तो इस बात की निशानी होती है कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर ये पूरी रो 0 के इक्वल आ जाए तो लैम्डा जिस वैल्यू में फाइंड करना हो या जिस सॉल्यूशन को आपने एचेरेंट फॉर्म से सॉल्व करना हो, ठीक है, या होमोजेनियस इक्वेशंस हो, ये बात समझने, मैंने होमोजेनियस इक्वेशन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया कि जब इक्वेशंस के सारी इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए, सारी इक्वेशन अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस को जब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो लास्ट एलिमेंट में सारे रोज होंगे वो 0 होंगे। जब भी आप लैम्डा की वैल्यू के लिए सिस्टम को सॉल्व करेंगे और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तब की बात कर रहा हूं, या ठीक है यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो तब आपके जो लास्ट रो में एलिमेंट्स है वो सारे 0 आ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं x1, x2 और x3, ये पहली क्वेश्चन में वेरिएबल्स आए थे, दूसरी क्वेश्चन में x2 और x3 कोफिशिएंट्स आए थे। अगर हम यहाँ पे अच्छा, हमेशा से आपने जब भी सॉल्व करना है तो लास्ट जो वेरिएबल होगा उसको देख के आपने सोल्यूशन को सॉल्व करना होगा। अब x3 को कोफिशिएंट 0 है, 0 इज इक्वल टू x3, ये क्या है, मीनिंगलेस है। तो z इज इक्वल टू टी हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू सपोज कर ली। आप a b c कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन बुक में टी लिखा होता तो आप भी टी लिखे, ठीक है ना। आगे ये ना हो कि कुछ लकीर के फकीर होते हैं, आपने a b c लिखा तो वो कि क्या करेगा, आपको क्वेश्चन ही ना। तो टी लिखा हुआ है, वैसे कुछ भी लिखा जा सकता है, मसला नहीं है, लेकिन लकीर के फकीर आगे लोग कहीं बैठे ना हो तो फिर आपका नुकसान ना हो जाए। तो x इज इक्वल टू 3 कोई आर्बिट्ररी वैल्यू हमने सपोज कर लेनी, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन बचते थे, 0 इज इक्वल टू x3 तो नॉन, मतलब उसका कोई मीनिंगलेस इक्वेशन तो नहीं है ना। तो दो इक्वेशन है, 3 सॉल्यूशन आपने फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, x3 को t की इक्वल सपोज कर लेंगे। दो इक्वेशन में 3 वैल्यूज तो फाइंड नहीं कर सकते, x3 को t सपोज कर लिया। अब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। x2 तो आपने एज इट इज लिखा, x3 का नाम आपने t रखा, तो 2x3 2t बन जाएगा इज इक्वल टू -1। अब आपने ये जो 2 इम्प्लाइज का मतलब कि इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 2t इस तरफ आके -2t हो जाता है, तो x2 की वैल्यू आ जाती है -2t -1। अब आपने क्या करना है, x2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है, x3 की वैल्यू आपने सपोज किया था, क्योंकि दो इक्वेशन में 3 वैल्यू सपोज 3 वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो x3 को हमने t सपोज करके सोल्यूशन फाइंड करना होगा। तो अब t की जगह पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आपके पास आ जाते हैं। तो अब आपने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 आपने एज इट इज लिखा +4, x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, -2t -1 है, वो पुट कर ली, और फिर 6x3 है तो x3 की वैल्यू t थी, 6t बन जाएगा इज इक्वल टू 2। ये आपने इक्वेशन 1 के अंदर x2 की और x3 की वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, x1 आपके पास एज इट इज आ जाता है, 4 को -2t से मल्टीप्लाई किया -8, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4,
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 60 तो आपने एज इट इज लिखना है, इक्वल टू 2 भी लिख दिया। अब आपने x1 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8t में 6t ऐड करते हैं -2t, और -4 आपके पास एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 2, ये भी आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपने x1 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो -2t को हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो +2t बन जाएगा। -4 को इक्वल की साइड पे लाएंगे तो +4 बन जाएगा। 2 + 4 आपके पास 6 आपको नजर आ रहा है। तो आपके पास x1 की वैल्यू भी आ चुकी है 2t + 6, x2 की वैल्यू ये -2t - 1 थी, और x3 की वैल्यू को आपने t की इक्वल सपोज किया था। अब दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यूज को पुट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके पास आपके पास आ जाते हैं।